तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आजकल शाम को मैं बच्चों के साथ, अब उसमें मेरे से जूनियर ही होते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाता हूँ। तो शाम को मैं क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक से एक नोटिफिकेशन आया। अब नोटिफिकेशन यूट्यूब के तरफ से था, तो मैंने फ़ौरन उस नोटिफिकेशन को चेक किया। उसके बाद फिर देखा कि यूट्यूब की तरफ से ईमेल आया है, तो थोड़ा सा घबराहट भी हुई कि ऐसा क्या हो गया जो ईमेल आया है। उसके बाद फिर मैंने जैसे उस ईमेल को खोला तो उसमें कांग्रेचुलेसन लिखा था। तो फिर जैसे ही मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हे प्रखर टू क्राइम, आपके चैनल पे पिछले 1 साल के अंदर अंदर 50 लाख यानी 5 मिलियन व्यूज़ पूरे हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं सुना तो एक तरह से यकीन भी नहीं हुआ कि महज 240 वीडियो डालने पे 50 लाख लोगों ने देख लिया। न जाने कितने करोड़ लोगों के सामने तो वीडियो गया, उसमें से 50 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने देखा और लगातार वीडियो को प्यार दे रहे हैं। तो सुन के बड़ा अजीब भी लगा और समझ में नहीं आया। अच्छा, मेरे साथ दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई मेरा एक सेटअप है प्रॉपर, कि मेरा कोई कैमरामैन है कि फ़ौरन मैं उसको फ़ोन करूँ, उसको बधाई दे दूँ। कोई मेरा बॉस है या फिर कोई और है जिसको मैं बधाई दूँ। मुझे बधाई देने के लिए, शुभकामनाएँ देने के लिए जो कुछ कहना होता है, महज कैमरा होता है, उसी कैमरे में यानी सामने आप होते हैं। तो जो बधाई देनी होती है, जो खुशी, जो दुख जाहिर करना होता है, सारी चीज़ें आप ही लोगों से करता हूँ। तो मुझे लगा कि अब आप लोग को कायदे से उस टाइम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार भी था कि जल्दी से वीडियो आज बनाओ और ये बात आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि आपके इस चैनल पे 50 लाख लोग हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी क्रिकेट वगैरह खेला। उसके बाद बड़े एक्साइटमेंट के साथ घर पे आया। कहानी आज ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कायदे से, चूँकि ये कहानी कल से ही मेरे सामने आ चुकी थी। कल किसी कारण से मैं इस कहानी को रोक रखा था और कारण क्या था आपको वीडियो में बताऊंगा। तो एक अपडेट थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए तो मैंने बता दी। अब चलते हैं, आज की कहानी का रुख करते हैं। और आमतौर पे जब पुलिस की बात होती है और पुलिस की कार्यशैली की बात होती है, खासकर यूपी और बिहार की पुलिस, तो फिर हमारे दिमाग में एक छवि आती है कि कोई सिपाही होगा, मोटा सा पेट निकला होगा, पान खाता होगा या फिर 100-200 की रिश्वत लेके गाड़ियों को छोड़ता होगा। यानी यूपी बिहार की पुलिस से, यूपी की तो तब भी गाड़ियाँ वगैरह बीच बीच में पलट जाती हैं तो थोड़ा लाइमलाइट में ये चीज़ें बनी रहती हैं। बिहार में तो ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, तो फिर बिहार की पुलिस बदनाम रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद कभी कभार कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी चीज़ निकल के सामने आती हैं जिनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद लगता है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनको पूरे देश को उनके ऊपर फ़ख्र करना चाहिए कि कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं। और आज की कहानी भी पुलिस की एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का एक ऐसा नमूना है जिसमें पुलिस वाले जिस तरह से काम करते हैं, जिस हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे मामलों को तब मैं ज़्यादा मानता हूं जब कोई पूछने वाला ना हो कि आपने काम किया भी या नहीं किया। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है 12 मई साल 2023। 12 मई साल 2023 बिहार में एक थाना लगता है, जादोपुर थाना। और इसी थाने में सुबह सुबह एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि साहब, मैं बराईपट्टी गांव से बोल रहा हूं। हमारे गांव से जो गंडक नदी बहती है, उसी नदी के किनारे एक लाश पड़ी हुई है। अब थाने में जैसे ये फ़ोन आता है, आंखें मीचते हुए फ़ौरन पुलिस वाले उस क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक लगभग 25-26 साल का लड़का है, बिना कपड़ों के पड़ा हुआ है, गर्दन पे चाकुओं के निशान है, पूरा खून फैला हुआ था और शायद ये कत्ल कई घंटे पहले हुआ था तो खून भी जम गया था। अब पुलिस वाले फ़ौरन आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं जिन्होंने लाश को पहले देखा था। आसपास के जो वहाँ के रहने वाले थे उनसे पूछताछ करते हैं कि किसने देखा सबसे पहले, क्या हुआ था, ये लाश यहाँ पे कैसे पहुँची। इतनी देर में फॉरेंसिक की टीमें भी पहुँचती हैं। लाश को बाकायदा चेक किया जाता है। चेक करने के बाद लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर कवायद शुरू होती है कि मरने वाला आखिर है कौन, क्योंकि सबसे पहले यही पता लगाया जाता है कि मरने वाला कौन है। उसके बाद फिर पता चलता है कि मकसद क्या रहा होगा, तब जाके आखिर में जो कातिल है वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है। लेकिन अभी तक तो यहाँ ये भी नहीं पता था कि मरने वाला कौन है। तो पुलिस वाले सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसके घर का लगभग 25 से 26 साल का लड़का गायब हो। अब पुलिस वाले लगभग 12 तारीख की ये घटना थी, 12 तारीख तक तो इंतज़ार करते हैं
कि कोई अगर इस इलाके का होगा, उसके घर का कोई गायब होगा तो कोई कंप्लेन वगैरह आ जाएगी। लेकिन जब 12 तारीख तक कोई कंप्लेन नहीं आई तो फिर 13 तारीख को जो जादवपुर की पुलिस थी वो थोड़ा सा हरकत में आती है और आने के बाद आसपास के इलाकों में, आसपास के जितने थाने थे उनमें पूछताछ करती है कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे या फिर कोई ऐसा मामला जिसमें कोई गायब हो, कोई गुमशुदगी की कंप्लेन या फिर कोई मैटर वगैरह। अगर आपके पास रजिस्टर्ड हो, आपके पास पिछले एक हफ्ते में कुछ मामले दर्ज हों तो आप हमें बताइए। अब 13 तारीख को ये करने के बाद पुलिस वाले फिर शांत हो जाते हैं कि चलो 13 तारीख तक कोई ना कोई आसपास के इलाके से ही होगा, कोई आसमान से तो ये लाशगिरी नहीं होगी। अब पुलिस वालों को यकीन था कि कम से कम आसपास के इलाकों में कोई ऐसा होगा जो इस मरने वाले को जानता होगा। लेकिन 13 तारीख के बाद पुलिस वाले तब हैरान हो जाते हैं जब 2 दिन तक इस मरने वाले की कोई खोज खबर लेने वाला पता ही नहीं चलता। यानी कायदे से अगर इस बात को आप समझें तो ऐसा नहीं था कि पुलिस वाले कोशिश नहीं कर रहे थे, यहाँ तो ऐसा था कि मरने वाले के घर वाले ही कोशिश नहीं कर रहे थे, जो देखने में लग रहा था। अब ऐसे में सिर्फ बात 2 ही हो सकती है, या तो इस मरने वाले को इसके किसी बहुत अपनों ने मारा है और शायद सारे अपनों ने मारा है तभी कोई पूछताछ नहीं कर रहा, और या तो ये लाश कहीं बहुत दूर की है। अब दोनों ही सूरत हाल में जो पुलिस वाले थे, जाहिर सी बात थी उनकी जो मुश्किलें थी वो बढ़ने वाली थी। बहरहाल पुलिस वाले भी इस केस को बड़ा चैलेंजिंग लेते हैं और इस बार बिहार के जितने भी थाने थे उन सारे थानों में ये मरने वाली की फ़ोटो और डिटेल व्हाट्सअप करते हैं, भेजते हैं, और साथ ही सारे थानों में पता करते हैं कि कोई गुमशुदगी की कंप्लेन तो नहीं दर्ज है। अब 14 तारीख को ये भी करते हैं कि पूरे बिहार के थानों में भेज देते हैं। भेजने के बाद इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि मरने वाले को पहले बांधा गया, बांधने के बाद इसको गिराया गया, उसके बाद चाकुओं से गला काटा गया, उसके बाद इसको थोड़ा सा मारा पीटा भी गया। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो क्लियरली मेंशन था कि मरने वाले को जिसने भी मारा है बहुत तड़पा के मारा है। यानी ये जो मामला है या तो कोई पुरानी रंजिश है या तो फिर ये बदले का मामला है। ऐसे क्विक इंसिडेंट में ऐसी चीज़ें नहीं होती। बहरहाल पुलिस वाले 14 तारीख भी इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसा मामला पूरे बिहार में कहीं गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट या फिर इस मरने वाले की तस्वीर से मिलता जुलता कोई शख्स अगर गायब हो तो जिसके घर का गायब हो आए, कंप्लेन करे या फिर बॉडी क्लेम करे, उसके बाद फिर जांच पड़ताल जो होगी वो आगे बढ़ेगी। लेकिन पूरा 14 तारीख बीत गया, पूरे बिहार से ऐसी कोई खबर नहीं आई। आज जब पूरे बिहार में ऐसी कोई घटना मिली ही नहीं तब पुलिस वालों की एक तरह से भौहें खड़ी हुई कि अब ये क्या है। पूरे बिहार में एक तरह से उन्होंने पूरे फ़ोटो को वायरल कर दिया, पूरे बिहार में एक तरह से सारे थानों में इत्तला कर दी। 2 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है कि पुराना ज़माना है कि कागज़ों पे लिख के भेजना है। महज 10 मिनट में तो आप पूरे इंडिया को एक तरह से कवर कर सकते हैं, हर थाने में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर पूरे बिहार में 2 दिन तक लग गया और कोई कंप्लेन ही नहीं। तो पुलिस वाले अब जब कुछ समझ नहीं पाते तो फिर वहाँ के जो एसपी थे स्वर्ण प्रभात से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि सर अब क्या किया जाए। तो फिर वो आइडिया देते हैं और वो कहते हैं कि काम करो, उत्तर प्रदेश में भी इस मामले की जो तस्वीरें हैं और जो डिटेल है वो भिजवा दो। यूपी और बिहार एक दूसरे के लिए घर जैसे हैं। यूपी के लोग बिहार आ जाते हैं, बिहार के लोग यूपी आ जाते हैं। अच्छा, आप खुद भी देखिए कि यूपी और बिहार को कभी अलग अलग दर्जा भी नहीं दिया जाता। बिहार की कहीं तारीफ हो या फिर अक्सर ऐसे स्टेटस जो हम लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, तो जहाँ यूपी की बात होती है तो उसमें बिहार वाले खुश हो जाते हैं कि ये अपना भाई है। बिहार की बात होती है तो यूपी वाले खुश हो जाते हैं। और ऐसी बॉन्डिंग शायद किसी 2 राज्य में और है नहीं। आप दिल्ली में बॉम्बे की तारीफ़ नहीं कर सकते, मुंबई की तारीफ़ नहीं कर सकते, लेकिन यूपी वर्सेस बिहार न कभी कोई ऐसा वीडियो इंटरनेट पे बना, ना ही कुछ इन दोनों को एक माना जाता है। तो फिर जब फ़ोटो तस्वीरें यूपी में शेयर की गई तो संजोग से यूपी की जो पुलिस थी, खासकर यूपी की जो लखीमपुर खीरी में एक थाना लगता है, संपूर्ण नगर थाना, वहाँ पे 12 मई को एक कंप्लेन दर्ज हुई थी। और संजोग से जो कंप्लेन दर्ज हुई थी वो ठीक ठाक एकदम मिलते जुलते इसी शख्स जैसी दर्ज हुई थी। अब बिहार पुलिस जब इस लखीमपुर खीरी की जो संपूर्ण नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस थी उससे जब कांटेक्ट करती है, उसके बाद दोनों डिटेल्स मैच करवाई जाती हैं। जो मरने वाले की फ़ोटो है वो वहाँ पे भेजी जाती है, चेक कराई जाती है। तो फिर जिसने कंप्लेन दर्ज करवाई थी फिर उसको बुलाया जाता है। उनका नाम था रमा शंकर प्रसाद।
रमाशंकर प्रसाद आते हैं, आने के बाद जैसे ही फ़ोटो देखते हैं, देखने के बाद बेचारे फूट फूट के रोते हैं। फूट फूट के रोने के बाद फिर कहते हैं कि हाँ, यही मेरा बेटा विशाल है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है कि मरने वाला शख्स जो है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्ण नगर थाने का है, विशाल कुमार नाम है इसका और रमाशंकर जी का बेटा है, तो बिहार पुलिस जो थी एक तरह से अब सदमे में आ जाती है कि मरने वाला उतनी दूर से यहाँ आके कैसे मर गया, इसका बिहार में किससे क्या रिलेशन है। पुलिस वाले अब सबसे पहले, खासकर जो इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, सबसे पहले अब ये ढूंढने में लगते हैं कि इस मरने वाले का बिहार में रिलेशन क्या है। काफ़ी छानबीन करते हैं, काफ़ी जांच पड़ताल करते हैं, काफ़ी इधर उधर पूछताछ करते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर पता चलता है कि जो विशाल कुमार है, इसी बिहार के इसी जो थाना था, जादवपुर थाना, इसी के एक गाँव की रहने वाली निधि कुमारी नाम की लड़की से इसका संबंध है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो फिर पुलिस वालों को लग गया कि ये जो मामला है प्रेम प्रसंग का है, लेकिन अब यहाँ से भी मामला सुलझे कैसे। तो फिर पता किया जाता है कि निधि कुमारी कौन है, तो पता चलता है कि एक गांव है दुखहरन गांव, और इसी दुखहरन गांव की रहने वाली निधि कुमारी है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों की टीम भाग के दुखहरन गाँव पहुँचती है निधि कुमारी की तलाश में। अब जैसे ही घर पर पहुँचे तो पुलिस वालों को बड़ी उम्मीद थी कि अब निधि कुमारी मिलेगी, इससे कुछ डिटेल मिल जाएंगी, लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए कि घर पे जब जाती है पुलिस तो पता चलता है कि निधि कुमारी तो वहाँ है ही नहीं। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तब पुलिस वालों को लगता है कि ये जो मामला है इसी निधि कुमारी परिवार से जुड़ा हुआ है और ज़रूर इसी परिवार ने कुछ खेल खेला है। इसीलिए पुलिस वाले इस पूरे परिवार के बारे में डिटेल खंगालते हैं, साथ ही पता करते हैं कि ये जो मरने वाला शख्स है इस निधि कुमारी के परिवार के साथ कभी देखा गया है या फिर नहीं देखा गया है। साथ ही विशाल कुमार की तब तक कॉल डिटेल भी आ गई थी, तो उसकी कॉल डिटेल में एक नंबर निकला था और वो नंबर निधि कुमारी के भाई गौतम कुमार का था। अब पुलिस वाले गौतम के बारे में जब पता करते हैं तो पता चलता है गौतम भी गायब। तो फिर पुलिस वाले क्या करें। तो अब जब पुलिस वालों को ना निधि का पता चला ना गौतम का पता चला, तो फिर पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं कि गौतम आखिरी बार किसके साथ देखा गया था, मरने वाले के साथ देखा गया था कि नहीं देखा गया था, क्या कुछ हुआ था, कोई संदिग्ध, कोई चश्मदीद मिल जाए। तो लगभग 2-3 दिनों तक जब पुलिस वाले अपने वही पुराने अंदाज में पूछताछ करते रहते हैं तो कहीं से खबर मिली कि 12 तो नहीं लेकिन 11 तारीख को जिसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं यानी मरने वाले विशाल कुमार की, ये गौतम और एक लड़का और था रंजीत, इन दोनों के साथ दिखाई देता है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये खबर मिली तो गौतम का तो पता नहीं था, इसीलिए पुलिस वाले रंजीत के पीछे पड़ते हैं। रंजीत के पीछे पड़ते हैं और पुलिस वालों की जो किस्मत थी संजोग से साथ दे जाती है। रंजीत का पता चलता है, पुलिस वाले फ़ौरन जाते हैं, रंजीत को उठाते हैं। उठाने के बाद जब थाने लाते हैं तो कायदे से जो कहानी उन्हें निधि और गौतम के मुंह से सुननी थी वो कहानी अब रंजीत यानी एक थर्ड कैरेक्टर सुनाता है। दरअसल रंजीत बताता है कि जो निधि कुमारी है, जब यही लॉकडाउन का टाइम था तो सारे लोग अपने घर पे, लॉकडाउन भी था, इसी बीच सारे लोग सोशल मीडिया के एक तरह से आदी हो गए थे। कुछ लोग टिकटॉक देख रहे थे, कुछ लोग कुछ और कर रहे थे। अब टिकटॉक एक तरह से ऐसी गंदी लत लगा चुका था, आज भी लोगों के अंदर है कि टिकटॉक ना सही तो लोग रील देखते हैं, और कायदे से टिकटॉक के बाद ही तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स का ट्रेंड आया था। तो निधि कुमारी को भी एक टाइम में टिकटॉक देखने की लत थी, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, चीज़ें नॉर्मल हुई, समय भी आगे बढ़ा और जो टिकटॉक था वो भी बैन हो गया। अब टिकटॉक बैन हुआ और निधि को टिकटॉक देखने की आदत, तो फिर ऐसे ही न जाने कितने और ऐप बने, चाहे वो टिकी ऐप हो, चाहे वो जिली ऐप हो, चाहे YMX टकाटक हो, और भी न जाने कितने ऐप। अब अपने अपनी सुविधा के हिसाब से लोग अपने अपने ऐप्स को देखने लगे, और इसी बीच जो निधि थी वो जिली ऐप चलाने लगती है। अब जिली ऐप चलाती है और जिली ऐप चलाने के दौरान फिर उसमें कुछ डेटिंग वगैरह की भी साइडें थी, उसको भी देखने लगती है। और इसी दौरान निधि कुमारी की मुलाकात एक लड़के से होती है, लड़के से बातचीत शुरू हो जाती है। निधि अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम निधि है, मैं बिहार के गोपालगंज की हूँ। लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम विशाल है, मैं लखीमपुर खीरी का हूँ, यूपी से। फिर दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई, बातचीत आगे बढ़ी। बातचीत अब लगातार हो ही रही है, नॉर्मली दोस्ती
धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, साल दर साल बीत गए और एक आध साल तक बात करने के दौरान अब इन दोनों में इस कदर प्यार हो गया कि अब इन दोनों को लगा कि अब एक दूसरे के बिना जीना तो अब नामुमकिन है। इसीलिए अब सारी चीज़ें जब इनके हिसाब से होने लगी, एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी हो गया। तो इसी साल 2022 में ही, जो माफ़ कीजिएगा पिछली साल 2022 में लास्ट में लगभग दिसंबर महीने में, जो निधि थी अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। अब निधि अपने घर से अचानक से गायब हो, घर वालों में एक तरह से हड़कंप मच गई कि कहाँ गई। घर वाले खोजने निकलते हैं, इधर उधर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, जहाँ भी रिलेटिव्स थे वहाँ भी पूछताछ करते हैं, आसपास के इलाकों में छानबीन करते हैं। हफ्तों तक जब पूछताछ छानबीन करते रहते हैं तब जाके पता चलता है कि जो निधि है वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई। अब ये खबर जैसे ही निधि के भाई गौतम को चली पता इस खबर के बारे में, तो गौतम तो मानो एक तरह से पेड़ पर से गिर गया। यानी अब उसे लगा कि जो भी इज्जत बाप दादा ने बनाई थी, जो भी एक हम लोगों की अस्मत थी, एक तरह से वो तो नीलाम हो गई। निधि ने घर से जो बाहर कदम रख दिया है तो एक तरह से जो मान मर्यादा थी उसको रौंद दिया है। अब गौतम बेचारा मन मार के बैठ भी गया, कुछ कर भी नहीं सकता था। निधि भाग के दिल्ली पहुंच जाती है। भागने के बाद निधि और विशाल दोनों एक दूसरे के साथ महीनों तक लिव इन में रहते हैं। रहने के बाद फिर इनको लगा कि अब शादी कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद फिर 2 महीने बीत गए और मई आ जाता है, माफ़ कीजिएगा 2023 आ जाता है। 2023 में फिर निधि जो है शादी करने के बाद अपने मायके यानी अपने घर गौतम के घर वापस आ जाती है। अब मांग में सिंदूर लिए जब ये आती है और आसपास के लोग जब ये बात देखते हैं तो पहले भी तो बदनामी हो ही चुकी थी कि बिटिया भाग गई। अब गांव में ये सारी चीज़ें भी होती हैं, सब पूरे गांव की खबर रखते हैं। तो फिर जब ये आए तो फिर गौतम जब ये लोगों के मुंह देखता, अजीब अजीब से रिएक्शन, तो फिर गौतम को लगा कि इस लड़की की वजह से पूरे परिवार की इज्जत खराब हो गई है और इस लड़की की भी कोई गलती नहीं, मेरी जो बहन है वो मासूम है, इसको विशाल ने फंसाया है। इसीलिए जो गौतम का गुस्सा था कायदे से अपनी बहन पे जो होना चाहिए था, वो गुस्सा विशाल पे हो जाता है और यहीं से वो विशाल को मारने की फिराक में लग जाता है और प्लान बनाने लगता है। लगातार प्लान बनाता है, प्लान बनाने के साथ साथ कई चीज़ें और सोचता है और अंत में जब उसको लगता है कि अब सही टाइम आ गया है, कई बार इसने समझाया भी कि विशाल को छोड़ दो, लेकिन जब निधि नहीं मानी तो फिर 11 तारीख को अपने फ़ोन से ये विशाल को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि एक काम करो, तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। विशाल पूछता है कि भैया कौन सा सरप्राइज़ है। इस पे ये कहता है कि अब तक तुमने भाग के शादी की तो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम अकेले आ जाओ, यहाँ एक बहुत सिद्ध मंदिर है, वहाँ तुम्हारी शादी करवा दूंगा और शादी करवाने के बाद फिर तुम यहाँ से अच्छे से हम लोगों का आशीर्वाद लेके विदाई करा के लेके जाना। अब विशाल जैसे ये खबर सुनता है तो फ़ौरन निधि को फ़ोन करने लगता है कि तुम्हारे भैया शादी करवाने जा रहे हैं। लेकिन ये बात गौतम को पता थी कि ये लोग निधि को फ़ोन करेंगे, इसलिए निधि को उसके मासी के घर एक तरह से कैद कर दिया जाता है, एक कमरे में बंद, बिना फ़ोन के, बस खाना और पानी से मतलब था। तो निधि अब एक तरह से कैद हो गई है। विशाल का फ़ोन लगा नहीं, विशाल भागा भागा आया। आने के बाद जैसे ही पहुंचता है तो फ़ौरन जो गौतम थे, मतलब गौतम कुमार और रंजीत को फ़ोन करता है गौतम और रंजीत अपनी स्कूटी लेके आता है। आने के बाद गौतम, रंजीत और विशाल स्कूटी पे सवार होते हैं। विशाल को कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। गौतम बता रहा, रंजीत गाड़ी चला रहा और गाड़ी चलाते चलाते ये दोनों गंडक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद चूँकि ये तौलिया लपेटा हुआ था रंजीत, तो उसी तौलिए से फिर अचानक से इसको बांधा जाता है। इससे पहले कि कुछ समझ पाता है इसको ज़मीन पे गिरा दिया जाता है। लातों से, घूसों से विशाल को मारा पीटा जाता है और फिर अंत में जो गौतम है वो चाकू निकालता है और इसकी गर्दन पे चाकू फिरा देता है। चाकू फिराने के बाद फिर वहाँ से 9-11 सारे सामान, सारी आइडेंटिटी, जिससे कुछ पहचान हो सके, उन सारी चीज़ों को मिटा दिया जाता है। और कायदे से अगर पुलिस वाले इस मामले में काम ना करते तो ना कोई पूछने वाला था, चूँकि बिना कपड़ों की, या फिर कपड़े भी हैं तो बिना डिटेल की कोई लाश के बारे में कौन ही मतलब रखेगा, हम आप ही नहीं रखते। तो पुलिस वालों ने इस मामले को सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अभी जो गौतम है वो फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश लगातार हो रही है। अगर पकड़ में आता है तो शायद ये केस एक नई दिशा में जाए। इधर निधि को भी उस कैद से आज़ाद कराया गया उसकी मासी के घर से। इसकी भी
निधि की जो स्टेटमेंट है वो भी दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। बाकी जो चीज़ें होंगी आप अगर कहेंगे तो बाद में आपको बता दूंगा अगर कुछ पता चलता है तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो विदेश सेवा संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, इनमें से किसके नाम पे रखा गया है। इसमें मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे। पहला ऑप्शन था सुषमा स्वराज, दूसरा था विद्याचरण, तीसरा था स्वर्ण सिंह और चौथा था पी शिवशंकर। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन जो है वो है सुषमा स्वराज। एक न्यू दिल्ली में, जो नई दिल्ली है, उसमें एक इंस्टीट्यूट है, ये सिविल सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है, सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है और इसका नाम है द सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। यानी जो IAS या IPS होते हैं, जो फॉरेन सर्विसेज को चूज़ करते हैं, जो विदेश में अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये सर्विस, तो ऐसे लोगों को ट्रेन करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में, उसका नाम है द सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज और ये सुषमा स्वराज जी के नाम पे खोला गया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है राजेश सौ जी हैं और राजेश आमले जी हैं, पंकज पटेल जी हैं, अवंती होरो जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, नितेश नायक जी हैं, सोहेल खान जी हैं, मोहम्मद सलीम अंसारी जी हैं, आरती शर्मा जी हैं और अमन अली जी हैं, लड्डू यादव जी हैं, रामकिशोर यादव जी हैं, पवन कुमार जी हैं और उमेंद्र नाथ पांडे जी हैं और हनुमान जी हैं। और कई लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, लेकिन उनका नाम मैं नहीं ले पाया चूँकि उसमें कारण था। कोई अब मैंने चैनल का नाम तो नहीं देखा, वो नए चैनल को शायद उन्होंने ओपन किया है। तो जो भी कमेंट्स मेरे वीडियो पे होते हैं उस पर वो लगातार कमेंट्स के रिप्लाई में कमेंट कर देते हैं, अपने वीडियो की कोई लिंक को डाल देते हैं कि ऐसा हुआ था, आप इस वीडियो को देखें। शायद उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उनकी वीडियो को देखेंगे। बहरहाल वो उनकी इच्छा। इस वजह से क्या होता है कि जब लगातार उन्होंने कई वीडियो पे कमेंट किया तो फिर यूट्यूब को लगा कि ये कोई स्पैमर है, स्पैम फैला रहा। तो यूट्यूब ने उन कमेंट को, जो आप लोगों ने जवाब दिए थे, उन कमेंट को भी हाइड कर दिया, कायदे से गायब ही कर दिया और इनके इस कमेंट के जो रिप्लाई थे उनको भी गायब कर दिया। और आज एक बात और बता दूं, 3-4 कमेंट ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं। जैसे आप बहुत डॉट लगा के लिखते हैं तो वो भी गायब कर दिया जाता है यूट्यूब के द्वारा, वो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। दूसरे, अगर आप गाली देते हैं तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं गाली खाने से बचने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन भाई आप खुल के गाली दीजिए, आपकी इच्छा है तो, डेमोक्रेसी है। लेकिन आप गाली देते हैं तो गाली जो है यूट्यूब फ़िल्टर कर देता है, मुझ तक पहुँचती ही नहीं। अब उस गाली को पढ़ने के लिए, अच्छा मेरी आदत है मैं गाली पढ़ने ज़रूर जाता हूँ, तो उस गाली को पढ़ने के लिए बाकायदा फिर मैं लैपटॉप में उसको ओपन करता हूँ, सारे फ़िल्टर्स को हटाता हूँ, मतलब 20-25 मिनट की एक कड़ी मशक्क़त होती है, तब जाके आपकी गालियाँ मुझ तक पहुँचती हैं। तो आपकी गाली का भी इतना सम्मान करता हूँ कि आपकी गाली खाने के लिए 20-25 मिनट मेहनत कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि डेली करता हूँ, लेकिन कभी कभार जब इच्छा होती है कि चलो आज थोड़ी गाली खा लेते हैं, तो फिर चेक करता हूँ कि कितने स्पैम में ब्लॉक हुए हैं, तो फिर वहाँ से जाके गालियाँ खाता रहता हूँ। तो शायद आपको अगर लगता है कि गालियाँ मुझ तक पहुँचती हैं, तो नहीं पहुँचती हैं। मेरी इच्छा होती है तो जाके खा लेता हूँ, नहीं तो नहीं। और इसी वजह से शायद कुछ लोगों के कमेंट बेचारों के जिन्होंने जवाब दिया उनका नाम भी नहीं ले पाया। तो ऐसा नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है, डेली नहीं होगा। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल है कि फाइकस बेंगलेसिस एक शब्द है, एक साइंटिफिक नाम है ये। जैसे हर चीज़ का एक साइंटिफिक नाम होता है, जैसे मेढक का नाम हो गया, जो कोबरा होता है, स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको गांव में लोग फेटार, गेहूँ, ये सारे शब्द बोलते हैं, नाग बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा। जो मेढक है उसका एक साइंटिफिक नाम है इस टाइम मुझे राना टिग्रीना। तो ऐसे ही एक साइंटिफिक नाम है फाइकस बेंगलोसिस। तो ये जो नाम है ये भारत के किसी राष्ट्रीय चिन्ह में से एक है, किसी राष्ट्रीय प्रतीक में से है। अब 4 ऑप्शन भी है, उनमें से एक ऑप्शन कमल है, हो सकता है कमल का साइंटिफिक नाम हो, दूसरा है बाघ है, तीसरा मोर है और चौथा बरगद। तो फाइकस बेंगलोसिस जो है इन चारों में से किसी एक का साइंटिफिक नाम है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।